देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, दोपहर का वक्त हो चला था और अब मुझे ट्रेन पकड़कर गांव के लिए रवाना होना था। दरअसल मैं शहर में एक छोटी सी जॉब करता था, जिसकी वजह से हमारा घर परिवार अपना खर्चा चलाता था। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद मुझे याद आया कि मेरी जेब में पैसे ही नहीं है और आते वक्त मैं तो प्रधान जी से पैसे लेने ही भूल गया था। प्रधान जी जो कि हमारे ऑफिस के एक मैनेजर थे। हमारे ऑफिस के अंदर प्रधान जी इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्हें मैं काफ़ी पसंद करता था और मैं उन्हें हर बात बताता था और बदले में वो भी मुझे अपने पर्सनल लाइफ से जुड़ी हर बात शेयर करते थे। और धीरे धीरे मैनेजर से अच्छी दोस्ती होने की वजह से अब मेरा प्रमोशन भी होने लगा। खैर उसी समय मैंने प्रधान जी को फ़ोन किया और उनसे पैसों की मांग करने लगा। प्रधान जी ने उसी दौरान मुझे रेलवे स्टेशन के करीब पड़ने वाले एक दुकान से कुछ चंद पैसे दिलवा दिए, जिस वजह से मैं आसानी से अपने गांव पहुंच सकता था। फिर सारा काम निपटाने के बाद मैंने अपना सामान से भरा बैग उठाया और स्टेशन की एक बेंच पर बैठ गया। करीब आधे घंटे के बाद ट्रेन के हॉर्न के साथ मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी, क्योंकि आज तकरीबन 8 महीने के बाद मैं अपने गांव लौटने वाला था। मैं अपनी जन्मभूमि से काफ़ी लगाव रखता था, लेकिन अपने घर परिवार का खर्चा चलाना भी मेरे लिए अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। ट्रेन के आते ही मैं अपना सारा सामान लेकर ट्रेन के सबसे लास्ट वाले बोगी में चढ़ा, क्योंकि ट्रेन पूरी खचाखच यात्रियों से भरी हुई थी। पैर रखने तक की कोई जगह नहीं थी। मैं अपनी किस्मत को कोसते हुए खुद में ही बड़बड़ाने लगा, क्योंकि आज मेरी किस्मत ने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। पहले तो मैं पैसा लाना ही भूल गया, जिस कारण मेरी एक ट्रेन निकल गई और अब जो ट्रेन मिली थी वह पूरी की पूरी यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी, जिस कारण मुझे अपने आप पर ही अब गुस्सा आने लगा। लेकिन अब अपनी किस्मत को कोसने से भी कोई फायदा नहीं था। खचाखच भरे यात्रियों से ट्रेन की हालत काफ़ी गंभीर थी। मुझे ठीक से सांस तक नहीं आ रही थी। फिर मैं किसी तरह अपनी सीट तक पहुंचा और उस भीड़ के अंदर घुसता हुआ अपनी सीट पर बैठ गया। ट्रेन में घुसने वाले लोग इधर उधर हड़कंप मचा रहे थे। तकरीबन 1.5 घंटे तक ऐसे ही चलता रहा और फिर जब एक रेलवे स्टेशन आया तब लोगों की तादाद थोड़ी अचानक ही कम दिखने लगी। भूख के मारे अब मुझसे रहा नहीं गया और 10 मिनट जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकने वाली थी मैं उस स्टेशन पर उतर गया और स्टेशन पर उतरकर मैं सबसे पहले राशन की एक दुकान पर पहुंचा, जहां मैंने बिस्किट के साथ साथ चिप्स का एक बड़ा वाला पैकेट खरीदा और काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ रख लिया, ताकि मैं इस लंबे सफ़र को आसानी से काट सकूं। फिर इस बार जब मैं अपनी ट्रेन में पहुंचा तो मैंने देखा कि लोगों की भीड़ बहुत कम हो चुकी थी। धीरे धीरे अब ट्रेन में कुछ गिने चुने यात्री बचे थे जिन्हें लंबा सफ़र तय करना था। और इसी बीच मुझे पता चला कि जिस बोगी में मैं सफ़र कर रहा हूँ उसके अंदर कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो कि मेरी तरह किसी लंबे सफ़र तक इस ट्रेन में समय काटेगा। मैं चिप्स खाते हुए अपने बगल में रखी हुई पेप्सी की बोतल उठाकर उसे पीने लगा और उसके बाद धीरे धीरे ट्रेन भी अब चलने लगी। खिड़की के अंदर से आने वाली ठंडी ठंडी और मज़ेदार हवाओं ने मेरे शरीर पर नींद का एक ऐसा झोंका छोड़ दिया, जिसकी वजह से अब मेरे चेहरे पर नींद छाने लगी। मुझे नींद तो बड़ी ज़ोर की आ रही थी, लेकिन मैं किसी तरह जगा हुआ था। हालांकि मेरा सफ़र तकरीबन 12 घंटे का था और लगातार 12 घंटे तक सोना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, या फिर यूँ कहें कि नामुमकिन होता है। फिर कुछ देर बीत जाने के बाद मेरी तमाम कोशिशें विफल हो गईं और मेरी आँख लग गई। फिर मैं एक गहरी नींद का लुत्फ़ उठा रहा था, लेकिन तभी किसी ने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया। आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि एक छोटी और मासूम सी बच्ची ने इस समय मेरा हाथ पकड़ रखा था और पूरी की पूरी बोगी अब खाली हो चुकी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले तो सब कुछ एकदम सही चल रहा था। बोगी के अंदर लोगों की चहलकदमी भी मुझे दिखाई पड़ रही थी। वो बच्ची मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचती रही। फिर मैंने अपना हाथ छुड़ाया और उस बच्ची को कहा, बेटा आप इतनी रात भर इस ट्रेन में क्या कर रही हैं और आपके मम्मी पापा कहाँ पर हैं? पर मेरी इस बात पर उस बच्ची का कोई जवाब नहीं आया,
फिर वो हंसते खेलते पता नहीं कहाँ गायब हो गए और वो दूसरी बोगी के दरवाजे की तरफ भाग निकले। मैं थोड़ा धैर्य दिखाकर बैठा रहा, लेकिन उसके बाद जो हुआ मैंने कभी उसकी कल्पना तक नहीं की थी। मेरी जिंदगी ने मुझे एक ऐसी चीज से रूबरू करवाया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। जब मैं ट्रेन की बोगी के दरवाजे के पास पहुंचा तो मुझे खून के निशान दिखे। दरअसल ऐसा लग रहा था मानो किसी के कदम खून से सने हुए हों और वो इस बोगी के अंदर चित्र के रूप में छप गए हों। दूसरी तरफ वो अजीब सी बच्चे जिसके दौड़ने और खेलने की आवाज़ बार बार मेरे कानों तक पहुंच रही थी। हालांकि मुझे इस चीज़ में कुछ भी ज़्यादा अजीब नहीं लगा और अभी भी मैं ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा था। तभी ट्रेन धीमी धीमी अपने हल्की रफ्तार में आने लगी। शायद कोई स्टेशन आने वाला था और ट्रेन एक ब्रेक लेने ही वाली थी और मौका देखते ही मुझे भी ट्रेन से नीचे उतरकर कोई चीज़ खरीदने की लालसा होने लगी। लिहाजा जैसे ही ट्रेन रुकी तो मैं बोगी से नीचे उतर गया। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि स्टेशन के ऊपर दुकान तो काफ़ी थी, लेकिन कोई भी दुकान खुली नहीं थी। यानी कि रात के करीब 12 बजे ही स्टेशन की सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। इतने में ही वो बच्चे एक बार फिर मुझे उसी स्टेशन पर घूमते हुए नजर आए। इस बार मैं उस बच्चे से सारी बातें पूछने लगा, लेकिन जब तक मैं उसके पास पहुंचा तो वो वहां से भाग निकले और कुछ देर तक मैं उस बच्चे का पीछा करता रहा, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। जो कि मुझे पता नहीं चलता कि आखिर वो इतनी सी देर में कहाँ गायब हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा था और अब मेरा स्टेशन भी करीब आने लगा। अब मेरा स्टेशन यहाँ से काफ़ी दूरी पर अवश्य था, लेकिन मैं अपनी हल्की फुल्की नींद को पूरा कर चुका था। स्टेशन के ऊपर कोई दुकान तो नज़र नहीं आई, तो मैं वापस आकर अपनी बोगी में बैठ गया और एक ऐसी बोगी जो बाकी सारी बोगियों से एकदम खाली और सुनसान थी। फिर एक बार फिर मैं अपनी वीरान बोगी की सीट पर आकर आराम से बैठ गया। इस बार जो मेरे साथ हुआ शायद उसके बाद मैंने ट्रेन के सफ़र को अंजाम देना ही छोड़ दिया। फिर कुछ देर बैठे रहने के बाद मुझे 6 फुट का एक लंबा चौड़ा आदमी दिखा जिसके हाथ में कुछ था, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं किया और वो मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया और अपने आप में ही कुछ बड़बड़ाने लगा। पता नहीं इस समय वो क्या बोल रहा था, लेकिन मुझे उसकी हरकतें किसी पागल इंसान की तरह लग रही थी। मैं एक हल्की सी आवाज़ में ही बोल पड़ा, अरे भाई साहब, आप ठीक तो हो ना? पर उस आदमी ने कुछ बोला नहीं। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मेरा पेट जोर से दर्द करने लगा, जिस वजह से मैं जल्दी से बाथरूम में पहुंचा और फ्रेश होने की कोशिश करने लगा। फिर तकरीबन 15 मिनट के बाद जब मैं वापस बाथरूम से बाहर निकला तो उस आदमी का पूरा हुलिया बदल चुका था। जहाँ पहले उसने नए कपड़े पहन रखे थे, तो इस बार मेरी नज़रें उसके फटे पुराने कपड़ों पर और साथ ही साथ उसके हाथों में खून लगा हुआ था। ब्लड से सने हुए उसके हाथ मुझे बड़े ही डरावने लग रहे थे। मेरा पूरा का पूरा शरीर एकदम से कांप उठा और उसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचने लगा। दूसरी तरफ वो बच्चे भी प्रकट हुए और मेरे पैर पकड़ने लगे और मुझे वो घसीटने लगे। उन दोनों की चाहत बड़ी अजीब थी। लगातार घसीटे जाने के बाद मेरा भी दिमाग घूम गया और मैं समझ नहीं पाया कि मैं किस स्थान पर पहुंच गया हूं। ठीक से देखने पर पता चला कि ये एक बाथरूम जैसा ही कुछ था, जिसकी आकृति काफ़ी लंबी चौड़ी बनी हुई थी और उस समय वो किसी हॉल की भांति लग रहा था, जिसके अंदर बड़ी भयानक बदबू आ रही थी। मैं किसी तरह अपने कदमों के सहारे उठा और इससे पहले मैं उठ पाता कि मुझे एहसास हुआ कि मेरे हाथ के ऊपर खून है। मुझे महसूस होने लगा तो मैंने देखा कि मेरा हाथ कटा हुआ था। किसी ने उसके अंदर 2 घाव कर दिए हैं। लेकिन अब वो बच्चे और वो 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी अब चारों तरफ नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन वहां से निकलने का दरवाजा, रोशनी के द्वार झलक रहे थे। मौका मिलते ही मैं तुरंत अपने स्थान से उठता हुआ उस दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके बगल में उसी बोगी का दरवाजा था। और फिर क्या था, मैं तुरंत ही दरवाजे में पहुंच गया। लेकिन इससे पहले मैंने एक ऐसे खौफनाक दृश्य को देखा जिसे देखना शायद मेरी सबसे बड़ी भूल थी। दरअसल मैंने देखा कि वो बच्चा और वो आदमी किसी लाश को चबाकर खा रहे थे और वो किसी औरत की लाश थी जो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली थी। उन दोनों की आदमखोर हरकत मुझे बड़ी ही भयानक लगी और मैं उसी समय भागना चाहता था, लेकिन मैं सिर्फ बोगी तक भाग सकता था और भागते वक्त भी मुसीबतों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और लगातार मुझे कुछ अजीब सा
एहसास होता रहा जैसे मेरे बदन पर भारी वजन है। इस समय मुझे श्वास लेने में भी दिक्कत होने लगी, लेकिन मैं किसी तरह डिब्बे में पहुंचा और एक सीट के नीचे छुप गया। इस बार मैंने तय किया कि जो भी स्टेशन आएगा उस स्टेशन से यहाँ से निकल जाऊंगा। और थोड़ी देर के बाद एक छोटा सा स्टेशन आया और ट्रेन ने अपनी रफ्तार को काफ़ी कम कर लिया। मैंने अपना काफ़ी सारा सामान उठाया और ट्रेन से नीचे उतर गया। उसके बाद मैं आगे वाले कुछ बोगियों में लोगों की तलाश करने लगा तो मुझे एक डिब्बे के अंदर काफ़ी सारे लोग बैठे दिखाई दिए। मैं बिना कुछ सोचे समझे ही उस डिब्बे में पहुंच गया और उस डिब्बे में पहुंचने के बाद जब लोगों ने मेरे खून से सने हुए हाथ देखे तो लोगों को इस एक्सीडेंट के बारे में पता लग चुका था, या फिर जिन जिन लोगों को नहीं पता था तो मैंने उन्हें विस्तार से सारी बातें बताई। पूरी रात ढेर सारे लोग मेरे अगल बगल में बैठे रहे, जिसकी वजह से धीरे धीरे मेरा डर भी अब खत्म होने लगा। और दोस्तों, कहते हैं ना, जहाँ पर बुरी शक्तियाँ मौजूद होती हैं वहाँ पर किसी अच्छी आत्मा उस इंसानियत का वास अवश्य होता है। तभी उन लोगों ने मेरे हाथ के ऊपर कुछ पट्टी बांध दी और हाथ के ऊपर पट्टी बांधने के बाद उन्होंने मुझे कुछ देर सोने का आश्वासन दिया। फिर मैं उन्हीं लोगों की तरह एक बर्थ पर लेट गया और फिर करीब 3 घंटे के बाद मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि अब मैं उस स्टेशन पर पहुंचने वाला था जहां पर मुझे उतरना था, लेकिन वो सारे लोग अभी भी गहरी नींद में थे। और मैं अपने हाथ को सहलाता हुआ सारा सामान इकट्ठा करने लगा और सामान लेकर मैं उस बोगी से नीचे उतर गया। उन भले लोगों की वजह से मैं जिंदा बच पाया, वरना क्या पता वो बुरी आत्माएं मेरा क्या हाल कर देती। फिर मुझे पता चला कि कुछ सालों पहले एक बच्चे और उसका भाई उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, लेकिन जब उन दोनों का पाला एक गुंडे से पड़ा तो उस गैंग ने उन दोनों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। कहते हैं उस दिन के बाद आज तक उन दोनों की आत्मा उस बोगी के अंदर भटकती है। जो भी अकेला दिखाई देता है वो मारा जाता है। खैर, उसके बाद मैंने लंबे सफ़र को अकेला तय नहीं किया और अब मैं बस से सफ़र करना पसंद करता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।